बरगद क्रीक एक छोटा सा शांत गांव था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति थी जो हर आगंतुक को महसूस होती थी। यह एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां पेड़ों की छाया गांव को ढक लेती थी और पक्षियों की चहचहाहट हर सुबह को जीवंत बना देती थी। इसके घर एक साथ सटे हुए थे, मानो अनजान से आराम की तलाश कर रहे हों। इन घरों की दीवारें कई कहानियां बयां करती थीं, जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, जिनकी आंखों में सादगी और दिलों में एक दूसरे के लिए सम्मान था। उनका जीवन सूर्योदय, काम और सूर्यास्त की लय था। वे सूरज की पहली किरण के साथ जागते और दिन भर मेहनत करते, फिर शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते। फिर भी उनके शांतिपूर्ण अस्तित्व पर एक साया मंडरा रहा था, शिवेंद्र महल का साया। यह साया उनके जीवन में एक अनजानी दहशत भर देता था। हवेली गांव के बाहरी इलाके में खड़ी थी, जहां से गांव के हर कोने को देखा जा सकता था, जो ढलती रोशनी के खिलाफ एक विशाल सिलहूट थी। यह दृश्य हर शाम को और भी रहस्यमय बना देता था। यह कभी भव्य हुआ करता था, जहां राजा महाराजाओं का आना जाना लगा रहता था। इसकी दीवारें हंसी और संगीत से गूंजती थीं। यहां के हर कोने में खुशियों की गूंज थी, लेकिन वह एक दूर की कौशल्या थी। अब यह महल केवल यादों में ही जीवित था। अब हवेली एक खंडहर थी, जहां समय ने अपनी छाप छोड़ दी थी। इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। ये खिड़कियां मानो किसी अनकही कहानी को बयां कर रही थीं। बेलें मोटी और गुथी हुई इसकी दीवारों पर ऐसे चिपकी हुई थीं, मानो इसे वापस धरती में खींचने की कोशिश कर रही हों। ये बेलें महल की पुरानी शान को ढक रही थीं। इसकी दीवारों पर ऐसे चिपकी हुई थीं, मानो इसे वापस धरती में खींचने की कोशिश कर रही हों। ये बेलें महल की पुरानी शान को ढक रही थीं। गांव वाले शिवेंद्र महल के किस्से फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि महल में कुछ ऐसा था जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। वे रात में अजीब आवाजों की बात करते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। ऐसी विलाप जो खून को ठंडा कर देती थी, और ऐसी हंसी जो उनकी रीढ़ की हड्डी को हिला देती थी। ये आवाजें रात के सन्नाटे को और भी डरावना बना देती थीं। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने हवेली की खिड़कियों में टिमटिमाती रोशनी देखी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो, जैसे भूतिया नर्तक किसी भूली हुई धुन पर झूम रहे हों। ये दृश्य गांव वालों के दिलों में डर भर देते थे। दूसरों ने एक छिपे हुए खजाने की बात कही, जो अतीत की आत्माओं द्वारा जमकर पहरा दे रहा था। यह खजाना महल की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देता था, जो अतीत की आत्माओं द्वारा जमकर पहरा दे रहा था। यह खजाना महल की रहस्यमयता को और भी बढ़ा देता था। सच्चाई जो भी हो, एक बात तो तय थी। शिवेंद्र महल एक डरने की जगह थी। यह महल गांव वालों के लिए एक रहस्यमय और डरावनी जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां जिंदा रहने वाले लोग कदम रखने की हिम्मत नहीं करते थे। ऐसा न हो कि वे भी इसके प्रेतवाधित हॉल के कैदी बन जाएं। गांव वाले इस महल से दूर ही रहते थे। ऐसा न हो कि वे भी इसके प्रेतवाधित हॉल के कैदी बन जाएं। यह महल अब केवल डर और रहस्य का प्रतीक बन चुका था। आदित्य दूसरे ग्रामीणों के विपरीत कहानियों से नहीं डरता था। वह हमेशा से ही एक जिज्ञासु और साहसी लड़का था, जो हर नई कहानी में एक नया रोमांच ढूंढता था। वह 12 साल का लड़का था, लेकिन उसकी सोच और हिम्मत उसकी उम्र से कहीं आगे थी। उसका सिर साहसिक कहानियों से भरा हुआ था और उसका दिल उत्साह के लिए भूखा था। वह हर नई कहानी को एक चुनौती के रूप में देखता था, जिसे उसे पूरा करना था। शिवेंद्र महल की फुसफुसाहट उसे डराने के बजाय उसके भीतर उत्सुकता की चिंगारी जगाती थी। वह जानना चाहता था कि क्या वास्तव में वहां कुछ रहस्यमय था। वह कहानियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए तरसता था, खुद देखने के लिए कि क्या हवेली वास्तव में प्रेतवाधित थी।
उसके लिए यह एक रोमांचक खोज थी। एक रात पूर्णिमा की चांदी की चमक के नीचे आदित्य खुद को दूसरे गांव के लड़कों के साथ इकट्ठा पाया। यह रात कुछ खास थी क्योंकि आज वे एक नई चुनौती के बारे में बात करने वाले थे। वे एक कर्कश आग के चारों ओर दुबके हुए थे। उनके चेहरे नाचती हुई लपटों से जगमगा रहे थे। आग की गर्मी और रात की ठंडक ने माहौल को और भी रहस्यमय बना दिया था। बातचीत हमेशा की तरह शिवेंद्र महल की ओर मुड़ गई। हर कोई उस महल के बारे में कुछ न कुछ जानता था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लड़कों में से एक राजू ने आदित्य को हवेली में एक रात बिताने की चुनौती दी। एक चुनौती थी जिसे कोई भी आसानी से स्वीकार नहीं करता। अगर तुम डरे हुए नहीं हो तो साबित करो, राजू ने कहा। उसकी आंखों में एक चमक थी। शिवेंद्र महल जाओ और वहां रात बिताओ। यह सुनकर आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर तुम एक टुकड़े में वापस आते हो तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। यह आखिर एक बड़ी बात थी क्योंकि अब सबकी निगाहें आदित्य पर थीं। समूह में सन्नाटा छा गया। हर कोई आदित्य के जवाब का इंतजार कर रहा था। आदित्य का दिल उसकी छाती में जोर से धड़क रहा था। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक असली चुनौती थी। वह जानता था कि कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन उस ढहती हवेली में अकेले रात बिताने के विचार से उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे वह कभी नहीं भूल सकता था। उसने एक एक करके चेहरों को देखा, उनकी आंखों में संदेह और भय देखा। हर कोई जानना चाहता था कि क्या आदित्य इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वह अब पीछे नहीं हट सकता था। यह उसकी प्रतिष्ठा का सवाल था। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य ने अपने कंधे सीधे किए और राजू की निगाहों से मिला। उसने अपने भीतर की सारी हिम्मत जुटाई। ठीक है, उसने कहा। उसके दिल में कंपी के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं करूंगा। यह कहते ही उसने अपने दोस्तों की आंखों में गर्व और आश्चर्य देखा। जैसे जैसे चांद आकाश में ऊंचा चढ़ता गया, पूरे गांव में लंबी भयानक परछाइयां पड़ती गईं। आदित्य ने शिवेंद्र महल की ओर अपना रास्ता बना लिया। वह अपने साथ केवल एक टिमटिमाता हुआ लालटेन और घबराहट से भरा दिल लेकर चला। वह जितना करीब पहुंचता गया, हवेली उतनी ही अधिक भव्य लगती गई। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जो तड़पती हुई आत्माओं के रोने जैसी लग रही थी। आदित्य ने जंग लगे लोहे के फाटकों को धक्का दिया। उनके कब्जे विरोध में कराह उठे। वह हवेली के प्रवेश द्वार तक जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। हवा ठंडी हो गई और उसके चारों ओर भारी सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद अपनी सांस रोककर उसे देख रहा हो। एक गहरी सांस लेते हुए आदित्य विशाल ओक के दरवाजे के पास पहुंचा। यह उसके स्पर्श के नीचे भारी और ठंडा था। जैसे ही उसने उसे धक्का दिया, एक गड़गड़ाहट की तरह सारी हवेली में आवाज गूंज उठी। धूल के कण उसके लालटेन की किरण में नाचते हुए उसके चारों ओर छोटी जिज्ञासु आत्माओं की तरह घूम रहे थे। अंदर की हवा सड़न की गंध और भूली हुई यादों के भार से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली अपने पूर्व गौरव का एक खोल थी। इसकी भव्यता उपेक्षा और समय की परतों के नीचे दबी हुई थी। आदित्य सावधानी से हवेली में दाखिल हुआ। उसकी हर एक कदम जैसे किसी अनजाने रहस्य की ओर बढ़ रहा था। उसका लालटेन दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था, जैसे कि वे भी उसकी यात्रा में शामिल हो रही हों। सन्नाटा लगभग बहरा कर देने वाला था, जैसे हवेली ने अपनी सारी आवाजें निगल ली हों। केवल उसकी अपनी सांसों की आवाज और उसके दिल की धड़कन से ही टूटता था। वह धीरे धीरे चला, हर कदम जैसे एक नई कहानी कह रहा हो। उसकी निगाहें अंधेरे को स्कैन कर रही थीं, जैसे किसी छिपे हुए रहस्य को खोज रही हों।
आधी उम्मीद थी कि परछाई से कोई भूतिया आकृति निकलेगी, जैसे कि हवेली के भूत उसे देख रहे हों। उसने खुद को एक भव्य दालान में पाया, जिसकी भव्यता अब धूल और समय की परतों में छिपी हुई थी, जिसका फर्श मलबे से ढका हुआ था, जैसे कि समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। कठोर चेहरे वाले पुरुषों और महिलाओं के चित्र दीवारों से उसे घूर रहे थे, जैसे कि वे उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हों। उनकी निगाहें उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए थीं, जैसे कि वे उसे चेतावनी दे रहे हों। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई, जैसे कि हवेली की ठंडक उसकी आत्मा तक पहुंच रही हो, और वह यह एहसास नहीं झटक सका कि उसे देखा जा रहा है, जैसे कि हवेली की आत्माएं उसे देख रही हों। जैसे ही उसने हवेली में गहराई से प्रवेश किया, उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने एक के बाद एक कमरे की खोज की। हर कमरे में एक नई कहानी छिपी हुई थी। प्रत्येक एक भूले हुए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ था, जैसे कि समय यहां रुक गया हो। एक लंबी खाली मेज के साथ एक भव्य भोजन कक्ष था, जहां कभी हंसी और बातचीत गूंजती होगी। धूल भरी किताबों से भरी अलमारियों वाला एक पुस्तकालय था, जहां कभी ज्ञान और विचारों का आदान प्रदान होता होगा। और एक भव्य पियानो वाला एक संगीत कक्ष था, जहां कभी मधुर धुनें बजती होंगी, जिसकी चाबियां जमी हुई गंदगी की एक मोटी परत में ढकी हुई थी, जैसे कि समय ने यहां अपनी छाप छोड़ दी हो। प्रत्येक कमरा अतीत की कहानियां, हंसी, प्यार और नुकसान के किस्से फुसफुसाता था, जैसे कि हवेली की दीवारें भी बोल रही हों। हंसी, प्यार और नुकसान के किस्से फुसफुसाता था, जैसे कि हवेली की दीवारें भी बोल रही हों। आदित्य जितना गहराई से जाता था, उतना ही असहज होता जाता था, जैसे कि हवेली की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। उतना ही असहज होता जाता था, जैसे कि हवेली की आत्माएं उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। उसके चारों ओर परछाइयां मुड़ती हुई और लिखती हुई प्रतीत होती थीं, जैसे कि वे भी उसकी यात्रा में शामिल हो रही हों। और सन्नाटा चीख और कराह से भरा हुआ था, जो उसकी रीढ़ की हड्डी को हिला देता था, जैसे कि हवेली की आत्माएं उसे चेतावनी दे रही हों। वह कसम खा सकता था कि उसने खाली हॉल में गूंजती हुई फुसफुसाहट सुनी, जैसे कि हवेली की आत्माएं उससे बात कर रही हों। फुसफुसाहट जो उसे आगे बढ़ने के लिए कह रही थी, जैसे कि हवेली के रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहे हों।